हाय फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे साइट्स। जिसे इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारे साइट्स। सबसे पहले इसके सामान्य परिचय देख लेते हैं। साइट्स का आप लोग देख सकते हैं जिसके अंदर हमारे वन्य जीव और पेड़ पौधे ये सब दिखाए गए हैं, CITES। और इसके अंदर एक हाथी दांत का भी चित्र बना हुआ है, आप इसे ध्यान से भी देख सकते हैं। ये रजिस्टर्ड है हमारा लोगो। सबसे पहले साइट्स का पूरा नाम देखते हैं। इंग्लिश के अंदर इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। क्या? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। आप इसे याद रखेंगे, इसका पूरा नाम क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। हिंदी में देखें तो इसका पूरा नाम क्या है? वन्य जीवों और वनस्पति की। क्या? वन्य जीवों और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियां। कौन सी प्रजातियां? लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। क्या? वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, इसका हिंदी में पूरा नाम। बात करें इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है इसे। बात करें उद्देश्य की तो ये सुनिश्चित करना। ये क्या सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व पे कोई खतरा ना आ जाए। क्यों? क्योंकि इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यदि होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से इनका अस्तित्व भी कहीं खत्म ना हो जाए। इस चीज को ध्यान रखने का काम करता साइट्स। सरल अर्थों में देखें तो हम क्या है, वन्य जीवों की तस्करी और उनके अंगों के अवैध व्यापार को रोकने वाला। किसका? वन्य जीवों की तस्करी और उनके जो अंगों के अवैध व्यापार को रोकने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हमारा कौन सा? साइट्स। आपसे याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा समझौता कौन सा? हमारा साइट्स है, जो क्या करता है? वन्य जीवों की तस्करी और उनके अंगों के अवैध व्यापार को रोकने वाला सबसे बड़ा समझौता है। बात करें ऐतिहासिक और इससे महत्वपूर्ण तथ्य कौन-कौन से हैं। सबसे पहले इसकी बात करें, ये प्रस्ताव कब लाया गया और इसे कब साइन किए गए। 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन, अमेरिका में। क्या? 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन, अमेरिका में हमारे ये प्रस्ताव लाया गया था। इसीलिए इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाशिंगटन कन्वेंशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ लाया गया था? वाशिंगटन, अमेरिका में। कब लाया गया? 3 मार्च 1973 को, और इसी को दिन हमारे इस पे साइन किए गए थे। फिर विश्व वन्यजीव दिवस की बात करें, जब चूंकि हमारे साइट का जो समझौता था उस पे 3 मार्च 1973 को साइन किया गया, तो इसलिए 3 मार्च को साइट्स के हस्ताक्षर होने की याद में, स्मृति में हर साल 3 मार्च को हमारे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। बात करें इसके लागू होने की, मतलब प्रभावी होने की या एनफोर्स्ड होने की, तो 1 जुलाई 1975 को। कब? 1 जुलाई 1975 को ये समझौता पूरी दुनिया में लागू हो गया था। कब? 1975 को। 1 जुलाई 1975 को ये समझौता पूरी दुनिया में, विश्व में लागू हो गया था। मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में हमारे इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। प्रबंधन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी यूएनईपी मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पास है। तो इसका प्रबंधन किसके पास? हमारे यूएनईपी के पास है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जान लिया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पास इसका प्रबंधन है। कुल सदस्य की बात करें तो वर्तमान में इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 183 सदस्य। आप इसे याद रखेंगे, और यूरोपीय संघ को मिला लें तो इसको जो 184 सदस्य हो जाएंगे हमारे इसके। बात करें इसकी कानूनी स्थिति की, तो ये समझौता हमारे सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। आप इसे याद रखें, लीगली बाइंडेड है हमारे जो ये समझौता है। तो ये समझौता हमारे सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यानी जो देश इस पर हस्ताक्षर करते हैं उन्हें इसे लागू करने के लिए अपने देश में कानून बनाने ही पड़ेंगे। जो देश इस पे हस्ताक्षर करेगा, साइन करेगा, उसे क्या करना पड़ेगा? इसको लागू करने के लिए अपने देश में कानून बनाना पड़ेगा। ये हमारे क्या बाध्यकारी कानूनी स्थिति है इसकी। बात करें साइट्स की बैठकों की, जो कॉप है, कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उनकी बात करें साइट्स की बैठकों की, तो साइट्स के सदस्य देशों की जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होती है उसे कॉप कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, साइट्स के सदस्य हैं, उनके देशों की जो सर्वोच्च निर्णय वाली लेने वाली संस्था होती है उसे कॉप कहते हैं। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसकी बैठकें क्या हर 3 साल में, कब? हर 3 साल में आयोजित की जाती है, जहां हमारे प्रजातियों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाती है। तो हर 3 साल में आयोजित होगी हमारे साइट्स की बैठकें, और इन बैठकों में क्या प्रजातियों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाती है कि कौन सी प्रजाति सुरक्षित है और कौन सी प्रजाति सुरक्षित नहीं है। जैसे 2017 में हमारे 2017 क्या 2016 में हमारे कॉप 17 हुई थी, जो कहाँ हुई थी? जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में। 2019 के अंदर हमारे क्या कॉप 18 हुई थी, जो हमारे जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, जिसके अंदर क्या निर्णय लिया गया था? इसके अंदर निर्णय लिया गया था कि उदबिलाव जो ओटर है और गिरगिट की जो प्रजातियां हैं
कौन-कौन सी ऊदबिलाव और गिरगिट की जो प्रजाति है उनको उच्च सुरक्षा स्तर दिया जाना चाहिए। क्या? उच्च सुरक्षा स्तर दिया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये खत्म हो रही है। कौन-कौन सी ऊदबिलाव और गिरगिट की कुछ खास प्रजातियाँ। फिर कोप 19 की बात करें, ये हुआ था हमारे 2022 में। कब? 2022 में हमारे क्या कोप 19 हुआ था? कहाँ हुआ था? पनामा सिटी, पनामा में। जिसके अंतर्गत क्या निर्णय लिया गया था? इसके अंतर्गत निर्णय लिया गया था कि इसे वन्यजीव विश्व वन्यजीव सम्मेलन भी कहा गया। जो बात 2022 के अंदर कोप 19 हुआ था, उससे क्या पनामा सिटी, पनामा में, तो यहाँ निर्णय लिया गया कि इसे विश्व वन्यजीव सम्मेलन भी कहा गया। भारत की ओर से मीठे पानी का जो कछुआ है, जो कौन-सा है? बटागुर कछुआ, जो रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल है, कौन-सा? बटागुर कछुआ है, उसको परिशिष्ट वन जो हमारी साइट्स है, साइट्स की परिशिष्ट वन या अपेंडिक्स 1 में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर आता है हमारा 2025 के अंदर। 2025 के अंदर आता है कोप 20। कोप 20 की बात करें तो ये हमारा समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ? समरकंद उज़्बेकिस्तान में हमारे कोप 20 हुआ था, जिसके अंदर मुख्य निर्णय क्या लिया गया? इसमें लगभग 3500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कितने? 3500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए, किसके लिए? संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए 350 से अधिक फैसले लिए गए। कितने फैसले? 350 से अधिक फैसले लिए गए। तो आंकड़ा देख सकते हो, 3500 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 350 फैसले लिए गए। इसमें हमारे जो हाथी दांत मतलब आइवरी है, इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दोबारा न खोलने, ये हाथी दांत का व्यापार दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोबारा से नहीं खुलना चाहिए। और जो संगीत वाद्य यंत्रों में इस्तेमाल होने वाली एक लकड़ी है, कौन-सी? पेपरनाम्बुको। कौन-सी? पेरनाम्बुको है। पेरनाम्बुको जो एक लकड़ी है, पेड़ की लकड़ी, उसके लिए सख्त नियम बनाने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि इस लकड़ी से हमारे संगीत वाद्य यंत्र बनते हैं, तो इसकी कटाई भी बहुत तेजी से होती है। तो इसके लिए क्या बहुत सारे सख्त नियम बनाए गए जो हमारे 5 मार्च 2026 से प्रभावी हो चुके हैं। कौन-सी? हमारी कोप 20 जो 2025 के अंदर हुई थी। जो हमारे कब से लागू हो गए? 5 मार्च 2026 से लागू कर दिया गया। बात करें हमारी प्रजातियों की, तो साइट्स के द्वारा प्रजातियों को 3 कैटेगरी में बाँटा जाता है। कितनी? 3 कैटेगरी में बाँटा जाता है। तो प्रजातियों को वर्गीकरण की बात करें, मतलब 3 अपेंडिक्स ऑफ साइट्स। तो साइट्स क्या करता है? लगभग 35,000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करता है। कितने? 35,000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों को सुरक्षा देता है। सुरक्षा के स्तर और व्यापार प्रतिबंधों के आधार पर, किस पे? सुरक्षा के स्तर और व्यापार प्रतिबंधों के आधार पर इन्हें 3 सूचियाँ मतलब अपेंडिक्स में बाँटा गया है। कौन-कौन से हमारे 3 अपेंडिक्स हैं उनकी बात करें। पहले अपेंडिक्स में हमारे किन जीवों को शामिल किया जाता है जिनको सर्वाधिक सुरक्षा की ज़रूरत है? किनकी ज़रूरत है? सर्वाधिक सुरक्षा की ज़रूरत है। जैसे स्थिति की बात करें तो इसमें वो प्रजातियाँ शामिल हैं। इसमें क्या? इसमें वो प्रजातियाँ शामिल है जिन पर विलुप्त होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। क्या? जिन पे हमारे विलुप्त होने का सबसे ज़्यादा खतरा है, तो इसमें उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है। जैसे आईयूसीएन की क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड श्रेणियाँ होती है, वो उनको हमारे इसके अंदर शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने की सबसे ज़्यादा खतरा जिनके पास है, तो कभी भी विलुप्त हो सकती है। फिर व्यापार नियम की बात करते हैं, इन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार जो कमर्शियल ट्रेड है, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। तो इन प्रजातियों के क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार पर या कमर्शियल ट्रेड पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। इन्हें केवल वैज्ञानिक अनुसंधान और शैक्षिक उद्देश्य, किसके लिए? वैज्ञानिक अनुसंधान और शैक्षिक उद्देश्य, जैसे हमारे चिड़ियाघर के लिए। इनके लिए असाधारण परिस्थितियों में एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, जो भी कैसे असाधारण परिस्थितियों में ही भेजा जाता है, उसमें बड़ा काम होना चाहिए क्या? वैज्ञानिक अनुसंधान और शैक्षिक उद्देश्य। इन्हीं के लिए हमारे क्या एक देश से दूसरे देश में भेजा जा सकता है। फिर संख्या और उदाहरण की बात करते हैं, इसमें लगभग 1200 प्रजातियाँ हैं। जो हमारी अपेंडिक्स 1 है, तो अपेंडिक्स 1 में कितनी प्रजातियों को शामिल किया गया है? 1200 प्रजातियों को शामिल किया गया है। जैसे हमारा टाइगर, बाघ, हाथी मतलब एलिफेंट, एशिया शेर मतलब एशियाटिक, लायन, लैड रेड पांडा मतलब लाल पांडा। तो ये हमारे कुछ जीव हैं जिनको हमारे अपेंडिक्स 1 के अंदर शामिल किया गया है। जो हमारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल है। दूसरी सूची आती है हमारे अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 की बात करें तो इससे विनियमित व्यापार कहते हैं। तो इसमें पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन हमारे ये विनियमित किया गया है, इसको रेगुलाइज़्ड किया गया है। बात करें स्थिति की, तो इसमें वो प्रजातियाँ शामिल हैं जो वर्तमान में विलुप्ति के कगार पे तो नहीं है। आप इसे याद रखेंगे, इसमें हमारी उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो वर्तमान में विलुप्ति के कगार पे तो नहीं है, लेकिन यदि उनके व्यापार को कड़ाई से रेगुलेट या नियंत्रित नहीं किया गया, तो भविष्य में हो सकता है वो संकटग्रस्त या क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल हो जाए। बात करें इसके लिए एक व्यापार नियम काम करता है, वो कौन-सा है? तो इनका व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं होता, पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है। इसके लिए निर्यात परमिट की आवश्यकता होती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? निर्यात परमिट की आवश्यकता होती है।
और ये परमिट तभी मिलता है जब ये साबित हो जाए। और ये परमिट कब मिलेगा? जब ये साबित हो जाए कि ये व्यापार उस प्रजाति को नुकसान नहीं होने देगा। तभी परमिट देगा कि परमिट मिलता है कि ये व्यापार क्या करेगा? उस प्रजाति को नुकसान नहीं होने देगा, इसी वजह से परमिट मिलता है। संख्या की बात करते हैं, इसमें सबसे अधिक प्रजातियां शामिल है। इसमें क्या है? सबसे ज्यादा प्रजातियां शामिल है, और वो भी लगभग कितनी 21,000 से अधिक प्रजातियां शामिल की गई, किसमें? अपेंडिक्स सेकंड के अंदर। फिर आता है हमारा अपेंडिक्स थर्ड। अपेंडिक्स थर्ड की बात करें, सूची तृतीय। इसमें क्या आता है? सदस्य देशों का अनुरोध शामिल होता है। क्या? सदस्य देशों का अनुरोध शामिल होता है। इस तृतीय की बात करें तो इस सूची में वे प्रजातियां शामिल होती है जिन्हें किसी एक विशेष देश ने अपने यहाँ पे संरक्षित कर रखा है। क्या? इस सूची में वे प्रजातियां शामिल होती है जिन्हें क्या किसी एक विशेष देश ने अपने यहाँ संरक्षित कर रखा है, और उसे उस प्रजाति के व्यापार को रोकने के लिए, उसे क्या है? उस प्रजाति के व्यापार को रोकने के लिए अन्य साइट सदस्य उन देशों की मदद की आवश्यकता होती है। आप इसे याद रखेंगे कि उसे, जो वो देश है जिन्होंने अपने यहाँ पे किसी विशेष प्रजाति को संरक्षित कर रखा है, तो उसे उस प्रजाति के व्यापार को रोकने के लिए अन्य जो साइट सदस्य है उन देशों की मदद की आवश्यकता होती है। बात करें व्यापार नियम की, तो यदि कोई देश इस प्रजाति का व्यापार करना चाहता है, क्या? यदि कोई देश इस प्रजाति का व्यापार करना चाहता है, तो उसे उस देश से एक विशेष प्रमाण पत्र लेना होगा जिसने इसे इस सूची में डलवाया हुआ है। किसमें? अपेंडिक्स थर्ड सूची में डलवाया हुआ है, उससे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने तीनों के तीनों हमारी इनकी सूचियां देख ली। निष्कर्ष के रूप में देखें तो आईयूसीएन जो हमारा रेड डाटा बुक क्या है? प्रजातियों के खतरे का मूल्यांकन करता है कि कौन सी प्रजाति कितनी खतरे में है। आप इसे याद रखेंगे, आईयूसीएन तो क्या करता है? प्रजातियों के खतरे का मूल्यांकन करता है। वहीं हमारे साइट्स क्या करता है? उस मूल्यांकन के आधार पर उसके व्यापार को कानूनी रूप से रोकता है। तो मूल्यांकन किया गया है, उस मूल्यांकन के आधार पर क्या है? साइट्स क्या करता है? उनके व्यापार को कानूनी रूप से रोकने का काम करता है। और ये दोनों के दोनों संगठन क्या है? एक-दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं कि एक तो मूल्यांकन करता है, दूसरा उसके व्यापार को रोकने का काम करता है। तो इस तरह आज हमने पर्यावरण पारिस्थिति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था साइट्स, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।